हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा, क्रॉस कॉन्जुगेशन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेशन से कुछ अलग है। ये सिग्मा पाई या सिग्मा पी ओवरलैप होता है, जबकि कॉन्जुगेशन जो है वो पाई पाई या पाई पी ओवरलैप होता है। ठीक है, सो ये जो रेजोनेंस है, ये जो कॉन्जुगेशन है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, और इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। हाइपर जो होता है उसका मतलब होता है एक्सेसिव, यानी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें सिग्मा ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं, जनरली CH बॉन्ड की। ओके, तो बेसिकली ये ओवरलैप है सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ CH बॉन्ड एंड पाई ऑर्बिटल ऑफ CC बॉन्ड और P ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल या P ऑर्बिटल का ओवरलैप किसके साथ होगा? सिग्मा ऑर्बिटल के साथ, ना कि पाई ऑर्बिटल के साथ। और यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता है, जो हम देखेंगे ड्यूरिंग द हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब बात करें कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मस्ट कंडीशंस क्या क्या हैं, तो हम देखेंगे कि एक तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, चाहे वो एल्कीन हो, एरीन हो, कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो। इन चारों में से कोई सा भी हो, एक आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन होना जरूरी है। दूसरी चीज, जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसके पास में जो अल्फा कार्बन है उस पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो अल्फा कार्बन है sp2 हाइब्रिड कार्बन के पास, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 2 रिक्वायरमेंट कंपलसरी है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, कि चाहे एल्कीन हो, एरीन हो, कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो, इनके पास एक sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा। दूसरी कंडीशन, जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसके पास वाला कार्बन यानी अल्फा कार्बन, उस पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और उस कार्बन की जिस पे अल्फा हाइड्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, या जिसे हम कह रहे हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, होगा। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन 3 तरह का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन, जो कि एल्कीन्स और एल्काइल सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स में मिलता है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, ये आप देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp3 है। इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं ये sp2 के पास वाला sp3, इस पे कितने हैं? एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ बात करेंगे, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास वाला sp3, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट हमने बात करी सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। दूसरी हम बात करेंगे सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज, यानी वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसी तरह से इसकी बात करें, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा, 2 अल्फा एंड 3 अल्फा। तो इन पे 3 3 3 यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये हाईली स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दूसरी कैटेगरी हो गई हमारी सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज हैविंग द वैकेंट p ऑर्बिटल। नाउ नेक्स्ट थर्ड की बात करेंगे हम, सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी इनकम्प्लीट p ऑर्बिटल, जहां हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं। ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास वाला कार्बन आप देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 3, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसी तरह से यहाँ हम देखेंगे कि इसके पास 3 अल्फा कार्बन हैं, और उन सब पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, तो हम तीनों एग्जाम्पल्स लेके बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा sp2 है और ये मेरा sp3 है, और ये अल्फा कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, बट एट अ टाइम एक ही करेगा। तो हमने सबसे पहले इसको कंसिडर किया है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नो बॉन्ड हो गया, कोई बॉन्ड नहीं है। थ्योरेटिकली इसको हम मान सकते हैं ऐसा है कि बॉन्ड नहीं है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड बिल्कुल खत्म हो गया, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्सेस रहेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये CH2 माइनस।
सिमिलरली नेक्स्ट यदि हम इस हाइड्रोजन को माने तो ये भी करेगा, और इसी तरह से ये भी करेगा। यानी इसके पास टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 3+1, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन +1, यानी 4 स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके पास हैं। तो ये स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। एमओटी के हिसाब से डीलोकलाइजेशन जो है वो किसके बीच में हो रहा है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CH बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन। ओके, इन दोनों के बीच में आपका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे जो एक्सटेंडेड ऑर्बिटल है इसमें सिर्फ 2 पाई बॉन्डेड कार्बन एटम ही नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्डेड कार्बन एटम, एक तो C ये वाला CH वाला जो है एटम ओनली, सिर्फ ये 2 एटम, या ये 2 एटम नहीं है बल्कि ये चारों एटम्स को होल्ड कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4, यानी ये चारों एटम्स इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए ये हमारा p ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बना रहा है, और ये मेरा जो H से बॉन्डेड है sp3, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये यहाँ से इसके साथ रेजोनेंस करता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से लीव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ कार्बोकेटाइन की बात करें तो कार्बोकेटाइन के केस में सेम वही होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये H हट गया और ये डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली ये H भी पार्टिसिपेट करेगा और सिमिलरली ये H भी पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरह से फ्री रेडिकल्स की बात करें तो जब ये इधर मूव करेगा तो ये H डॉट हो जाएगा, यानी फ्री रेडिकल। सिमिलरली ये H भी करेगा और सिमिलरली ये H भी करेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ये आपका सिग्मा पाई ओवरलैप है जो हमने पहले बात करी अभी, दिस इज पाई बॉन्ड में। ये हमारा कार्बोकेटाइन के साथ सिग्मा P वैकेंट ऑर्बिटल है और ये सिग्मा P इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है। तो इस तरह से तीनों केसेस में हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देख सकते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नाउ अब मैं आपको एल्काइल कार्बोकेटाइन का बताती हूँ, वहाँ पे क्या होगा देखिए। एल्काइल कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन को ऐसा माना जाता है किसके बीच में ओवरलैप हो रहा है, CH सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और वैकेंट P ऑर्बिटल जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम का है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑर्बिटल किसके बीच में बन रही है, 2 कार्बन एटम है और 1 H एटम है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ किस किस के बीच में है, ये 1 2 और 3, यानी 3 के बीच में है, और फ्री रेडिकल में भी 1 2 और 3, जबकि एल्कीन्स में हमने देखा 4 एटम हमारे इन्वॉल्व हो रहे थे। एल्काइल फ्री रेडिकल में भी सेम ऐसा ही होगा, ओवरलैप किसके बीच में होगा, CH सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और इनकम्प्लीट P ऑर्बिटल जो एडजेसेंट कार्बन एटम यानी अल्फा कार्बन एटम है। यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑर्बिटल एनक्लोज करेगी 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन को। ये मैंने इसका आपको डायग्राम दिखाया है, ये आपका P ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये H हट जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली ये वैकेंट P ऑर्बिटल है, इसके साथ भी इस तरह से करेगा ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H हट जाएगा। यदि इस हाइड्रोजन से करेगा तो सेम वही प्रोसेस होगा, इससे करेगा तो भी वही प्रोसेस होगा। नाउ अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ब्रॉडली 2 तरह का होता है, एक होता है सैक्रिफिशियल और एक होता है आइसोवेलेंट। जो आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन है वो फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेटाइंस में मिलता है, और जो सैक्रिफिशियल है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स यानी एल्कीन्स एरीन्स में मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे आइसोवेलेंट में जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनमें कोई चार्ज सेपरेशन और जनरेट नहीं हो रहा, जैसा पहले था वैसा ही है। देखिए आप कैसे देख सकते हैं, ये वाला स्कीम है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज था, अभी इस स्कीम में भी एक ही प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ही प्लस चार्ज है, यानी कोई चार्ज जनरेशन नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही है। पहले 1 2 3 4 बॉन्ड थे प्लस 2 ये 6, अभी 1 2 3 4 5 6, यानी बॉन्ड्स में भी कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइंस में देखा जाता है। तो यहाँ कैनोनिकल फॉर्म्स जो हैं वो कोई मोर चार्ज सेपरेशन नहीं दिखाते हैं देन द मेन फॉर्म, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कोई बॉन्ड लॉस भी नहीं है। जबकि सैक्रिफिशियल की बात करें जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में होता है, यहाँ कैनोनिकल फॉर्म्स सिर्फ नो बॉन्ड रेजोनेंस ही नहीं करती बल्कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी होता है जो कि मेन फॉर्म में नहीं है। आप देख सकते हैं मेन फॉर्म यहाँ पे न्यूट्रल है, जबकि यहाँ पे ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ है, साथ के साथ एक बॉन्ड का भी लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख सकते हैं एक बॉन्ड का भी लॉस हुआ है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ इसको हम बोलते हैं आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन।
ओके, नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बन रहे हैं। जनरली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके पास वाला कार्बन, आगे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा पे 2 हाइड्रोजन है तो टोटल स्ट्रक्चर्स बनेंगे 3, एक ये खुद, 2 इसके स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 स्ट्रक्चर्स। ये अल्फा हाइड्रोजन है आपका एक ही है तो 2 स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन हैं तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो 7। यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन हैं तो 3, टोटल स्ट्रक्चर्स हो गए 4। यहाँ पे आपके अल्फा कार्बन 2 हैं जिन पे 3 और 3 6 हाइड्रोजन हैं तो 7 स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, यानी टोटल आपके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो 13 स्ट्रक्चर्स। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ अब हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस की, कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से स्टेबिलिटी, एसिडिटी या बेसिसिटी या अदर फैक्टर्स को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की। आप एल्कीन्स में देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये एल्कीन होगी क्योंकि इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ इसके पास 3 3 3 यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन आपकी ये होगी और सबसे लेस स्टेबल ये होगी। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स के केस में देखें प्लस आई इफेक्ट तो हम पढ़ते ही हैं, वो तो है ही, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ 0 है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। इसी तरह से कार्बोकैटायन की बात करें, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो आपका टर्शरी कार्बोकैटायन होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इन एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन की बात करें तो ये sp2 कार्बन और ये फर्स्ट आपका sp3 जो अल्फा कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन से? 3। तो ये एक्सप्लेन करेगा कि कैसे ये आपका डोनेटिंग नेचर दिखाता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ मूव कर रहा है तो ये रिंग, तो एक हाइड्रोजन ही 4 स्ट्रक्चर्स बना रहा है। आप देख सकते हैं कि ओनली अ सिंगल हाइड्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 4 स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब आप सोच सकते हैं कि 4 × 3 यानी 12 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मीन्स एक CH3 इसको कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज फिर मूव करेगा जनरल जैसे करता है और इस तरह से हमारे ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये एक हाइड्रोजन के साथ है, सिमिलरली दूसरा और सिमिलरली तीसरा। अब इन्हीं सब कंसेप्ट के बेसिस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। 1 2 3 4 इन चारों में से सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा? देखने में द फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमको लगता है ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस sp2 के पास वाला कार्बन है sp3, यानी ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, ये नहीं है। ओके, सो इस पे कितने हाइड्रोजन है? 0, इस पे 1, इस पे 2 और इस पे 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? कौन सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? ये सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। ओके, नाउ इसकी एक और एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ की। जनरली बॉन्ड लेंथ जो एल्कीन्स में होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, जो डबल बॉन्ड की होती है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आप देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। देखिए जैसा मैंने यहाँ बताया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और ये बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो इस वजह से जो डबल बॉन्ड की लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाती है और सिंगल बॉन्ड की थोड़ी घट जाती है। कैसे? देखिए यहाँ पे सिंपल एल्कीन है, डबल बॉन्ड की है बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है। इसी तरह से सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है CC की वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसकी वजह से यहाँ इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई है 1.50 एंगस्ट्रॉम। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स को समझ सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को, स्टेबिलिटी ऑफ
फ्री रेडिकल्स को, स्टेबिलिटी ऑफ एराइल बेंजीन्स को एंड एराइल बेंजीन्स नहीं, एल्काइल बेंजीन्स को, और बॉन्ड लेंथ को एल्कीन्स में हम समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन. थैंक यू.